Once again, we are covering this topic right now and we are on chapter 13. Also, this is applicable to CS executive because the topic is same. So, common, of course, and this is made for professions. So, common obligation for listed entity में क्या है तो रेगुलेशन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये सारी चीज़ें कवर किए फिर उसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया है. सो लेट्स डू दैट राइट नाउ. तो यहाँ पर देखना बेटा, कॉमन ऑब्लिगेशन एप्लीकेशन फॉर ऑल लिस्टेड एंटाइटी. रेगुलेशन 5 विच इज जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ कंप्लायंस. रेगुलेशन 6 की सीएसएस कंप्लायंस ऑफिसर को लिस्टेड एंटाइटी शैल अपॉइंट सीएसएस कंप्लायंस ऑफिसर. फर्स्ट थिंग दैट कॉमन ऑब्लिगेशन एप्लीकेबल फॉर ऑल लिस्टेड एंटाइटी. कॉमन ऑब्लिगेशन की कुछ छोटी चीज़ें जो कॉमन ऑब्लिगेशन है हर लिस्टेड एंटाइटी के लिए कि भाई ये तो करना ही है, विच इज़ वॉट रेगुलेशन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 से लेके 14 तक पूरा फॉलो करना है. तो क्या फॉलो करना है, विच इज रेगुलेशन 6 में कि सीएस को अपॉइंट कर लो, ठीक है. रेगुलेशन 7 में कि एसटीए को अपॉइंट कर लो या तो फिर इन हाउस एसटीए को अपॉइंट कर लो. दैट इज 6 and 7 अपॉइंटमेंट खत्म. नाउ रेगुलेशन 8 दैट टॉक्स अबाउट कि जो लिस्टेड एंटाइटी है उनको कॉपरेट करना पड़ेगा इंटरमीडिएरीज के साथ जो कि रजिस्टर्ड है सभी के साथ. रेगुलेशन 9 दैट टॉक्स अबाउट प्रिजर्व करो डॉक्यूमेंट को. प्रिजर्वेशन दो कैटेगरी में कि अगर कोई 8 ईयर्स वाले तो उनको 8 ईयर्स तक परमानेंट प्रिजर्व करो डॉक्यूमेंट को. जो परमानेंट वाले उनको परमानेंट तरीके से प्रिजर्व करो. रेगुलेशन 9 दिस वॉज एंड नाउ रेगुलेशन 10 विच इज कि जो इन्फॉर्मेशन फाइल करना है तो फाइल लिस्टेड एंटाइटी को फाइल करना है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को टाइमली इन्फॉर्मेशन. रेगुलेशन 11 दैट इज स्कीम ऑफ अरेंजमेंट. रेगुलेशन 12 दैट इज गवर्नेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के लिए क्या है कॉमन लिस्टेड एंटाइटी ने क्या फॉलो किया है. फिर है ये गवर्नेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है. रेगुलेशन 13 में ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है. एंड रेगुलेशन 14 में फीस या फिर अदर चार्जेस दैट हैज टू बी पेड टू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस प्रोवाइडेड बाय सेबी एंड आरएससी. सो नाउ दीज थिंग वी हैव टू कवर इन डिटेल कि क्या क्या बोला है एक एक पर्टिकुलर टॉपिक के बीच में. रेगुलेशन 6 CS, रेगुलेशन 7 STA या इन हाउस STA. रेगुलेशन 8 दैट लिस्टेड एंटाइटी को कॉपरेट करना है किसके साथ, इंटरमीडिएरीज के साथ. रेगुलेशन 9 दैट इज प्रिजर्वेशन करना है डॉक्यूमेंट का परमानेंट या 8 ईयर्स वाला. रेगुलेशन 10 की फाइल करना है इन्फॉर्मेशन लिस्टेड एंटाइटी को रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को. रेगुलेशन 11 स्कीम ऑफ अरेंजमेंट. रेगुलेशन 12 गवर्नेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म. रेगुलेशन 13 ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म. रेगुलेशन 14 की फीस या फिर जो भी अदर चीजें वो पे करना है किसने बेटा, कंपनी ने पे करना है सेबी एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को. सो वी कैन डू दिस राइट नाउ इन डिटेल. अभी हमने रेगुलेशन का टॉपिक कवर किया है सिर्फ. तो रेगुलेशन 5 क्या बोल रहा है, जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ कंप्लायंस की लिस्टेड एंटाइटी है उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि हर प्रमोटर डायरेक्टर केएमपी या फिर अदर पर्सन जो लिस्टेड एंटाइटी के साथ डील कर रहा है कंप्लाई कर रहा है असाइंड ऑब्लिगेशन. क्या बोला मैंने, जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ कंप्लायंस. सबसे पहले तो लोडर किस लिए बेटा पिक्चर में आया, लोडर तो पिक्चर में इसलिए आया ना कंप्लायंस को फॉलो कराने के लिए. तो सबसे पहले यही बोला इसके डिटेल में जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ कंप्लायंस की लिस्टेड एंटाइटी का काम है ये देखना कि हर प्रमोटर डायरेक्टर केएमपी या जो अदर पर्सन है वो डील कर रहा है लिस्टेड एंटाइटी के साथ जो कि डील कर रहा है लिस्टेड एंटाइटी के साथ वो कंप्लाई करेगा असाइंड ऑब्लिगेशन. फिर रेगुलेशन 6 है बेटा कि कंप्लायंस ऑफिसर जो कि कंपनी सेक्रेटरी है उसका क्या ऑब्लिगेशन है. रेगुलेशन 5 हमने पढ़ा कि लिस्टेड एंटाइटी को ये सारी लिस्टेड एंटाइटी को इंश्योर करना है कि ये लोग कंप्लाई करे चीजें, ठीक है. फिर रेगुलेशन 6 है कि कंप्लायंस ऑफिसर CS और उसके क्या ऑब्लिगेशंस है. रेगुलेशन 6 में म्यूचुअल फंड नहीं आता, कंप्लायंस ऑफिसर उसके क्या ऑब्लिगेशन है. तो अब हमको देखना है कि क्या है. तो सबसे पहले इसको इस तरह से पढ़ते तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा. वन टाइम कंप्लायंस के अंदर ये चीज़ आती है कि जो 6(1) में बताया है कि जो लिस्टेड एंटाइटी है वो अपॉइंट करेगी कंपनी सेक्रेटरी को और कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करेगी एज कंप्लायंस ऑफिसर. तो ये वन टाइम कंप्लायंस में आता है. क्या आता है कि जो लिस्टेड एंटाइटी है वो अपॉइंट करेगी CS को एज अ कंप्लायंस ऑफिसर. तो हमने ये समझ लिया कि रेगुलेशन 6(1) बोल रहा है कि लिस्टेड एंटाइटी अपॉइंट करेगी CS को एज अ कंप्लायंस ऑफिसर. अब उसकी ड्यूटीज क्या क्या है, उनको करना क्या क्या है देखना. यहाँ पे भी सेम चीज है कि लिस्टेड एंटाइटी अपॉइंट करेगी CS को एज कंप्लायंस ऑफिसर. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर क्या क्या है, इंश्योर करेगी कंफर्मिटी विद रेगुलेटरी प्रोविजन इन लेटर एंड स्पिरिट. कि CS का काम ही यही है कि रेगुलेटरी प्रोविजंस को ध्यान में रख के कोई भी कंप्लायंस करना. कोऑर्डिनेट करेगी सेबी को कोऑर्डिनेट करेगी प्लस रिपोर्ट करेगी सेबी को स्टॉक एक्सचेंज को डिपॉजिटरीज को. फिर इंश्योर करेगी करेक्टनेस ऑथेंटिसिटी एंड कॉम्प्रीहेंसिवनेस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट रिपोर्ट्स फाइल्ड बाय लिस्टेड एंटाइटी. क्या बोला मैंने,
सीएस का काम है, अपना काम है ये इंश्योर करना करेक्टनेस, ऑथेंटिसिटी एंड कॉम्प्रीहेंसिवनेस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट रिपोर्ट्स फाइल्ड बाय लिस्टेड एंटाइटी। की लिस्टेड एंटाइटी कंपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल कर रही है, इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट रिपोर्ट्स जो भी फाइल कर रही है, वो कितना करेक्ट है, वो कितना ऑथेंटिकेट है, वो कितना कॉम्प्रीहेंसिव है, कंप्लीट है, वो चेक करना काम किसका है? सीएस का काम है। और मॉनिटर करेगी ईमेल एड्रेस ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल। So now what is that? मॉनिटर ईमेल एड्रेस ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल। बेसिकली जो भी ग्रीवियंसेस आते हैं तो वो उसका पर्टिकुलर एक ईमेल पे आते हैं कि दिस ये ईमेल पे कस्टमर के ग्रीवियंसेस आएंगे, उसको मॉनिटर करने का काम भी सीएस का है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा बेटा, सीएस को क्या क्या करना है, सीएस के क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि रेगुलेशन 6 में लिस्टेड एंटाइटी का काम है सीएस को अपॉइंट करना एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। एंड कंप्लायंस ऑफिसर की क्या ड्यूटी है, सीएस की क्या ड्यूटी है कि इंश्योर करना कन्फर्मिटी विद रेगुलेटरी प्रोविजंस, कोऑर्डिनेट एंड रिपोर्ट करना सेबी को, स्टॉक एक्सचेंज को एंड डिपॉजिटरीज को, एंड इंश्योर करना कि जो डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, रिपोर्ट फाइल्ड होगा लिस्टेड एंटाइटी के द्वारा वो कितना करेक्ट है, ऑथेंटिकेट एंड कॉम्प्रिहेंसिव है। एंड मॉनिटर करना ईमेल एड्रेस ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल। फिर अब देखना रेगुलेशन 7 के बारे में क्या बोला है। वन टाइम कंप्लायंस में रेगुलेशन 7 के बारे में बोला है कि जो लिस्टेड एंटाइटी है ना, वो अपॉइंट करेगी शेयर ट्रांसफर एजेंट को या फिर मैनेज करेगी शेयर ट्रांसफर एजेंट इन हाउस वाला। However, in case of in-house share transfer facility, company shall register itself as category 2 STA or appoint RTA and STA as and when total number of security holder of such listed entity exceeds 1 lakh। तो इसमें क्या बोला है देखना कि जो एसटीए है, एसटीए जो मैनेज करा है बेसिकली, तो फर्स्टली हमने क्या देखा कि लिस्टेड एंटाइटी एसटीए को अपॉइंट करेगी। सेकेंडली हमने क्या देखा कि वो इन हाउस एसटीए भी रख सकती है, लेकिन कब तक रख सकती है? वो तब तक रख सकती है जब तक उसकी सिक्योरिटी होल्डर्स 1 लाख तक है। जैसे उसका टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर एक्सीड कर रहा है 1 लाख से, तो वो उसको अपॉइंट ही करना पड़ेगा आरटीए या फिर एसटीए। और अगर वो इन हाउस रख रही है जब तक कि उसका 1 लाख है, तब तक सिक्योरिटी होल्डर्स 1 लाख है, तब तक वो रख भी रही है, तो उसको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा एज कैटेगरी 2 एसटीए। ठीक है। फिर उसके बाद ईयरली कंप्लायंस में क्या दिया है देखना। ईयरली कंप्लायंस में दिया है ये वाला कि 7.3 कंप्लायंस सर्टिफिकेट लिस्टेड एंटाइटी जो है वो सबमिट करेगी कंप्लायंस सर्टिफिकेट स्टॉक एक्सचेंज को। जो कंप्लायंस सर्टिफिकेट लिस्टेड एंटाइटी सबमिट करेगी स्टॉक एक्सचेंज को, दैट शैल बी साइंड बाय कंप्लायंस ऑफिसर ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एसटीए। ये दोनों के द्वारा साइन होना चाहिए और विद इन 30 डेज जाएगा फाइनेंशियल ईयर में। तो क्या बोला मैंने कि जो लिस्टेड एंटाइटी है वो सबमिट करेगी कंप्लायंस सर्टिफिकेट जो कि साइन होगा कंप्लायंस ऑफिसर दैट इज सीएस और ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एसटीए। तो ये हो गया 7.3। नाउ 7.5 देखते हैं। 7.5 कम्स अंडर इवेंट बेस्ड कंपनीज, इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस सॉरी। तो बेसिकली एसटीए जो है ना, लिस्टेड एंटाइटी इंटीमेट करेगी अपॉइंटमेंट ऑफ एसटीए विद इन 7 days ऑफ अग्रीमेंट विद एसटीए। जैसे ही एसटीए के साथ अग्रीमेंट हो गया, जॉब पे आने वाला है, तो इंटीमेट करेगी स्टॉक एक्सचेंज को उसके अपॉइंट होने के विद इन 7 days। सो नाउ इफ यू सी विद ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, देखना यहाँ पर क्या दिया है एसटीए के बारे में। एसटीए के बारे में यही दिया है, लिस्टेड एंटाइटी अपॉइंट करेगी एसटीए या फिर मैनेज करेगी इन हाउस इफ सिक्योरिटी होल्डर लेस देन वही 1 लाख सिक्योरिटी होल्डर्स है। फिर 7.3 में क्या बोला है कि लिस्टेड एंटाइटी जो है वो सबमिट करेगी कंप्लायंस सर्टिफिकेट साइंड बाय कंप्लायंस ऑफिसर या फिर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एसटीए स्टॉक एक्सचेंज को करेगी। ठीक है। 7.5 में यही बोला है कि लिस्टेड एंटाइटी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करेगी अपॉइंटमेंट ऑफ एसटीए विद इन 7 days ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एसटीए। तो ये बेसिकली इफ यू सी तो ये 1 टाइम कंप्लायंस में आता है, ये ईयरली में आता है और ये इवेंट बेस्ड में आता है। 7.1, 7.3, 7.5। तो ये आ गया आपका रेगुलेशन 7 के अंडर विच इज एसटीए। देन यू हैव गॉट रेगुलेशन 8 की कॉपरेशन करना है इंटरमीडिएट रजिस्टर्ड विद सेबी। तो सिंपल सा बोला है कॉपरेट करो, सबमिट करो करेक्ट एंड एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है। इंटरमीडिएट दैट इज सीआरए, आरटीए, एसटीए जो भी रहेंगे। फिर है रेगुलेशन 9 विच इज प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो अ 1 टाइम कंप्लायंस। सो देखना यहाँ पर
listed entity shall have policy for preservation of document approved by its board of director. मतलब listed entity के पास policy होना चाहिए. policy जो बनाएगी listed entity के directors जो भी policy बनाएंगे that has to be approved by board of director. policy किसके regarding? preservation of document के regarding. मेड मे बी kept in मतलब ई मोड में भी आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. परमानेंट प्रिजर्वेशन होगा या तो फिर 8 years तक का प्रिजर्वेशन होगा. तो इतनी चीज़ें, ये है वन टाइम कंप्लायंस के बारे में. तो इफ़ यू सी ना, वन टाइम कंप्लायंस भी हमारा साथ साथ में कवर हो गया है. वन टाइम कंप्लायंस में 3 चीज़ें जो आई अभी तक के, वो है लिस्टेड एंटाइटी जो है CS को अपॉइंट करेगी. फिर SK के बारे में हमने देखा 7(1) एंड देन 9 प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. यहाँ पर भी सेम चीज़ ये है, मैं रिपीट नहीं कर रही. फिर है फाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन दैट फाइल विथ स्टॉक एक्सचेंज सब स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे आप फाइल करो स्टॉक एक्सचेंज को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए. और लिस्टेड एंटाइटी शैल पुट नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दिस कंप्लायंस, कि स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करने के लिए जो भी नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो उसको लिस्टेड एंटाइटी वो बेसिकली अवेलेबल कराएगी, फैसिलिटेट कराएगी. नाउ फिर रेगुलेशन 11 विच इज स्कीम ऑफ अरेंजमेंट. इसमें क्या बोला है? दैट शुड नॉट वॉयलेट ओवरराइड लिमिट प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटी लॉज और स्टॉक एक्सचेंज रिक्वायरमेंट. कि स्कीम ऑफ अरेंजमेंट ही यही है कि आपको कुछ भी सेबी के रूल्स रेगुलेशन सिक्योरिटी लॉज आपको वॉयलेट नहीं करना है. रेगुलेशन 12 में है पेमेंट ऑफ डिविडेंड ई मोड पे होगा, अप्रूव्ड बाय RBI है. पेमेंट ऑफ डिविडेंड या इंटरेस्ट रिडेम्पशन रीपेमेंट जो भी करना है वो आपको ई मोड पे करना है और वो अप्रूव्ड बाय RBI होना चाहिए. ई मोड पे आप नहीं कर सकते हो अगर पेबल एट पार वारंट एंड चेक्स है. इफ वैल्यू इज मोर देन 1500 तो स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा. तो इसमें क्या बताया देखना, रेगुलेशन 12. तो इसमें सिंपल सी चीज़ कही है. क्या कही है बेटा जी? कि पेमेंट अगर आपको करना है डिविडेंड इंटरेस्ट रिडेम्पशन रीपेमेंट का तो आप ई मोड पे कर सकते हो, लेकिन वो अप्रूव्ड बाय RBI होना चाहिए. और आप नहीं कर सकते हो अगर पेबल एट पार वारंट और चेक से, ये सबको आप ई मोड से नहीं पे कर सकते हो. और अगर वैल्यू जो है वो 1500 से ज़्यादा है तो आप ई मोड पे मत पे करो, आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा. 1500 से ज़्यादा ही हुआ ना, इफ समथिंग इज मोर देन 15 years. फिर है रेगुलेशन 13 विच इज ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड देन वी हैव गॉट 14 एंड उसके बाद ये खत्म हो जाएगा. चलो देखते हैं. फिर है ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म. उसमें क्या बोला है? रिड्रेस इन्वेस्टर कंप्लेंट्स एक्सपीडिशियसली, रजिस्टर विथ स्कोर्स टू हैंडल इन्वेस्टर कंप्लेंट्स, स्टेटमेंट ऑन इन्वेस्टर कंप्लेंट्स सबमिट करो और क्वार्टरली स्टेटमेंट, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स पेंडिंग, बिगनिंग, ये सब है चीज़ें. ठीक है, फिर नो प्रॉब्लम. So what is this exactly? Grievance redressal mechanism. So basically if we see in quarterly compliance में तो सबसे पहले 13(3) आता है which is investor complaints. तो basically listed entity जो है वो फाइल करेगी स्टेटमेंट विथ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. स्टेटमेंट क्या बेटा? कि नंबर ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेंट्स पेंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर, कि क्वार्टर के बिगनिंग में कितने कंप्लेंट्स जो थे वो पेंडिंग थे और दोज रिसीव ड्यूरिंग द क्वार्टर की ओपनिंग स्टॉक कितना है. फिर परचेजेस, मतलब वो अपन करते हैं ना ओपनिंग स्टॉक परचेजेस, फिर वही माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो वही हो गया ना ये कि नंबर ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेंट पेंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर कितना है, दोज रिसीव ड्यूरिंग द क्वार्टर कितना है, उसमें से सॉल्व कितने हुए और रिमेनिंग एट द एंड ऑफ द क्वार्टर कितने बचे. तो ये जो स्टेटमेंट है इन्वेस्टर कंप्लेंट्स का, दैट हैज़ टू बी फाइल्ड विद रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विद इन 21 days फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर. तो 3 क्वार्टर होते, साल में 4 क्वार्टर होते, तो हर क्वार्टर में आपको क्वार्टर के एंड होने के 21 days में ये जमा कराना है. ठीक है, जैसे जून में क्वार्टर एंड हो रहा है तो 21 जुलाई, जहाँ पे भी क्वार्टर एंड हो रहा है उसके नेक्स्ट 21 days में आपको क्या करना है, आपको ये स्टेटमेंट जमा करानी, विच इज़ इन्वेस्टर कंप्लेंट्स. तो इसमें भी सेम चीज़ें दी है दैट रिड्रेस इन्वेस्टर कंप्लेंट्स एक्सपीडिशियसली, रजिस्टर विथ स्कोर टू हैंडल इन्वेस्टर कंप्लेंट्स एंड स्टेटमेंट ऑन इन्वेस्टर कंप्लेंट सबमिट करना है स्टॉक एक्सचेंज को विद इन 21 days एंड दैट्स इट. फिर वही पेंडिंग, रिसीव, सॉल्व एंड अनरिजॉल्व एट द एंड ऑफ द क्वार्टर. Then we have got regulation 14 which is pay all the fees and charges to stock exchange, and this is how we have covered all this topic till here, which is common obligation for a listed entity from regulation 5 to 14. All right.